नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट डिलन के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आज सुबह की वीडियो में हमने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित इतिहास के महत्वपूर्ण 70 प्रश्नों को सॉल्व किया। ये उसका सेकेंड पार्ट है और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइव चैट में आ जाएँ और यहाँ से हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग तैयार हो जाएं और क्वेश्चन नंबर 71 से हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आयोग के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आज की टेस्ट सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि कौन सी है? आपके विकल्प हैं देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि या फिर द्रविड़ लिपि। साथियों, मेरे क्वेश्चन पढ़ने और विकल्प बोलने तक आप सभी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ विकल्प को लिखकर जरूर बताएं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 71 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 आप देख सकते हैं, आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके विकल्प है पंच महायज्ञ, पुरुषार्थ, संस्कार या फिर डी ऑप्शन है ये सभी। आपको बताना है कि आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत निम्न में से कौन सा है। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 72 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पुरुषार्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 आप देख सकते हैं कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? आपके विकल्प है 87 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 70 ईसा पूर्व या फिर 40 ईसा पूर्व। आप चारों विकल्पों को बहुत ध्यान से देखिए और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 73 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 74 आप देख सकते हैं, सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? आपके विकल्प है मोहम्मद गौरी, मसूद तृतीय, मोहम्मद बिन कासिम या फिर डी ऑप्शन है महमूद गजनवी। साथियों, यहाँ पे हम लोग यूपी बीएड जो कि आगामी परीक्षा आपको संभावित है संडे को, उससे संबंधित जितने भी पेपरों में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग इतिहास के तीनों सेक्शन एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न से सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 आप देख सकते हैं, भारत में मुगल शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? चौसा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर डी ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध। क्वेश्चन जो 75 है साथियों, आप देखेंगे इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था। आप देखेंगे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जहाँ पे इब्राहिम लोदी युद्ध करता हुआ मारा गया है युद्ध भूमि में, और वहीं से मुगल शासन की परंपरा की नींव पड़ी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 एक बार दोबारा रिपीट हो रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 76 आप देख सकते हैं, बैरम खां ने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी? आपके विकल्प हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर डी ऑप्शन है दारा सिकोह। क्वेश्चन है कि बैरम खां ने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी? क्वेश्चन नंबर जो 76 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, अकबर। आप देखेंगे कि अकबर बहुत कम ही उम्र में शासक बन गया, तो उसकी जो देखभाल है वो बैरम खां के अंतर्गत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 77 आप देख सकते हैं, गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे? आपके विकल्प है लाला लाजपत राय, भगत सिंह, लाला हरदयाल या फिर डी ऑप्शन है BC पॉल। चूँकि यहाँ इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमारा ये प्रयास है कि आप सभी क्वेश्चन से गो थ्रू हों, भले ही आपको थोड़ा कम समय मिले तो आप लोग ज़रूर इसका आंसर तेज़ी से करते रहें। क्वेश्चन नंबर जो 77 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, लाला हरदयाल। इन्होंने ही गदर पार्टी की स्थापना की थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 78, ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आपके विकल्प है दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है बाल गंगाधर तिलक या फिर डी ऑप्शन है डेविड ह्यूम।
आपको बताना है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। इस क्वेश्चन का जो आंसर है साथियों वो है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया है। इन्होंने ही धन निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 79 देख सकते हैं, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। वाटरलू की लड़ाई का वर्ष है, आपको बताना है 1761, 1789, 1815 या फिर 1917। आपको बताना है कि वाटरलू की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। ऐसे जो कुछ कॉन्सेप्ट या फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप ज़रूर नोट कर लिया करें टेस्ट के साथ साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 79 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 1815 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 80 है, वर्ष 1776 किसके लिए जाना जाता है। आपके विकल्प है फ्रांस की क्रांति के लिए, पेरिस संधि के लिए, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के लिए या फिर भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए। वर्ष 1776 किसके लिए जाना जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 80 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हेतु वर्ष 1776 जाना जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 81, प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र लिखा था। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की है। आपके विकल्प हैं बृहस्पति, कालिदास, कौटिल्य या फिर बाणभट्ट। बिल्कुल ये काफ़ी चर्चित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसकी रचना विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य ने की। आप ध्यान रखेंगे कौटिल्य जिसे चाणक्य भी कहा जाता है। और ये ध्यान है कि अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है वो राजनीति पे बेस्ड है। क्वेश्चन 82 देख सकते हैं आप, सर्वप्रथम भारत की प्रथम पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की खोज किसने की थी। आपके विकल्प है ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्रूसफुट, बी ऑप्शन है कार्लाइल, सी ऑप्शन है डी टेरा या फिर डी ऑप्शन है सर जॉन लुबॉक। आपको बताना है कि भारत की प्रथम पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी चर्चित है, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन जो 82 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्रूसफुट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहिए का आविष्कार कब हुआ, यानी किस काल में हुआ। आपके विकल्प हैं नवपाषाण काल में, बी ऑप्शन है मध्य पाषाण काल में, सी ऑप्शन है पूरा पाषाण काल में या फिर डी ऑप्शन है लौह काल में। आपको बताना है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 83 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल। ये ध्यान रखेंगे जो मध्य पाषाण काल है उस समय पहिए का आविष्कार हुआ था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 आप देख सकते हैं, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। ऑप्शन ए है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 84 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 85 आप देख सकते हैं साथियों कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। आपके विकल्प हैं निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल या फिर डी ऑप्शन है मध्य पाषाण काल। इस समय जितने भी हमारे साथ हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आएँ और यहाँ आंसर करें, और लास्ट में आप ये भी बताएं कि आपकी आज की टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये निश्चित तौर पे यूपी बीएड के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, उसके साथ साथ आगामी बीईओ के एग्ज़ाम यानी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 85 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल। ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। आपके विकल्प है पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या फिर डी ऑप्शन है लौह युग। आपको बताना है कि चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है। कैलियोलिथिक एज भी इसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 86 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण युग। इसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 87,
निम्न में से कौन सा एक उपकरण मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित नहीं है? क्रोड उपकरण, फलक, भेदनी या फिर खुरचनी? आपको क्वेश्चन नंबर 87 में बताना है कि कौन सा एक उपकरण मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित नहीं है। अब ध्यान रखेंगे कि जो मध्य पुरापाषाण काल है उसमें सूक्ष्म औजारों के प्रयोग किए जाते थे। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 87 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, क्रोड उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर आप सभी करें। क्वेश्चन 88, भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कुलढियवा से, लहुरादेव से, मेहरगढ़ से या फिर टोकवा से? ध्यान रखेंगे आपसे पूछा गया है कि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एग्रीकल्चर यानी कृषि के। इस क्वेश्चन में कई लोग कंफ्यूज करेंगे ऑप्शन ए एवं ऑप्शन सी में। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 88 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मेहरगढ़। इसी का प्राचीनतम साक्ष्य पूछेगा तो वो मेहरगढ़ होगा, लेकिन पूछता चावल के प्राचीनतम साक्ष्य तो वो होता कुलढियवा। ये ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? आपके विकल्प है नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या फिर प्रोटो ऐतिहासिक काल में? क्वेश्चन नंबर जो 89 है साथियों, आपसे पूछा है कि खाद्यान्न यानी फसलों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका जो समय है वो है ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 देख सकते हैं आप। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी? आपके विकल्प हैं मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या फिर लोथल में? क्वेश्चन नंबर जो 90 है साथियों, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, ये किस स्थल पे है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, कालीबंगा। यहाँ आप सभी एक बार कमेंट सेक्शन में ये भी आंसर बताएं कि जो कालीबंगा है, कालीबंगा जो है ये किस राज्य में पड़ता है? कालीबंगा जो है ये किस राज्य में पड़ता है? आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएं अगर हड़प्पा संस्कृति से संबंधित आपको पता होगा तो। देखिए कालीबंगा का जो अर्थ है वो होता है काली चूड़िया, और ये पड़ता है आपको राजस्थान। अच्छा ये आप बताएं जो लोथल है, यहाँ पे लोथल स्थल जो है ये भारत के किस राज्य में पड़ता है? लोथल। कमेंट सेक्शन में आंसर बताते रहें आप सभी। बिल्कुल, जो लोथल है ये गुजरात में पड़ता है और ये हड़प्पा सभ्यता में एक पत्तन था, यानी एक बंदरगाह माना जाता था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 देख सकते हैं आप। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आप ध्यान रखेंगे यहाँ आपसे ये पूछा गया कि कौन सा कथन असत्य है। आपके विकल्प हैं ए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, सी ऑप्शन है मातृ देवी की उपासना, या फिर डी ऑप्शन है लोहे से परिचित। क्वेश्चन 91 बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट पे आधारित ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जरूर करें। देख सकते हैं आप साथियों क्वेश्चन नंबर जो 91 है इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, लोहे से परिचित। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आप देख सकते हैं ये उत्तर वैदिक काल में ये चर्चा में आएगा, और लोहे की परिचित होने से ही महाजनपदों का उदय होता है। बाकी जो ऊपर के 3 विकल्प दिए गए हैं ये तीनों ही विकल्प सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 आप देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से? साथियों आप आज की जो टेस्ट सीरीज है उसमें आप क्वेश्चन नंबर के साथ विकल्प को जरूर बताते रहें, और हमने ये प्रयास किया कि इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक पेपरों में बार बार पूछे गए हैं उन्हें हम यहाँ पे सॉल्व करें। और जो भी आपको इस पर टफ क्वेश्चन लगता है या जिसका आंसर आपको नहीं आता उसे निश्चित तौर पर आप उसे नोट करते भी चलें। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इसका जो होगा ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग संस्कृति ये मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 93। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? कांस्य युगीन सभ्यता है, पाषाण युगीन, लौह युगीन या फिर ये सभी?
क्वेश्चन नंबर 93 आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो 93 है साथियों, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, कांस्य युगीन। इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि शून्यवाद, जो माध्यमिक शून्यवाद है, इस मत के प्रणेता कौन थे। आपके विकल्प है आर्यदेव, बी ऑप्शन है चंद्रकीर्ति, सी ऑप्शन है नागार्जुन या फिर डी ऑप्शन है शांतिदेव। क्वेश्चन नंबर 94 आप देख सकते हैं साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि शून्यवाद मत के प्रणेता कौन थे, तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, नागार्जुन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को भी बार बार परीक्षाओं में रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। आपके विकल्प है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, बी ऑप्शन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी ऑप्शन है वात्स्यायन का कामसूत्र या फिर डी ऑप्शन है तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। आप देख सकते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 95 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, कालिदास के मालविकाग्निमित्र को, क्योंकि कालिदास को मैकियावेली भी कहा गया है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। गुप्तोत्तर काल में कृषि उत्पादन में राजा का जो अंश होता था वो क्या कहलाता था। आपके विकल्प हैं ए भोग, बी ऑप्शन है कर या फिर सी ऑप्शन है हिरण्य या फिर डी ऑप्शन है भाग। आपको बताना है कि गुप्तोत्तर काल में कृषि उत्पादन में राजा का जो अंश होता था वो क्या कहलाता था। क्वेश्चन नंबर जो 96 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, भाग। उस अंश को भाग ही कहा जाता था, अब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 97 आप देख सकते हैं, वह शासक कौन था जो चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान तथा वास्तुशास्त्र आदि विविध विषयों पर 20 से अधिक पुस्तकों का रचनाकार माना गया है। आपके विकल्प है राजा भोज, मिहिर भोज, कुमारपाल या फिर विद्याधर। आप क्वेश्चंस को देखिए, विकल्पों पे विचार करें, उसके बाद अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। बिल्कुल आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 97 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजा भोज। ये काफ़ी विद्वान शासक भी माने गए हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 98 है उसे आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थीं। नील और सोरा, बी ऑप्शन है रेशमी सूती वस्त्र तथा नील, सी ऑप्शन है रेशमी सूती वस्त्र तथा सोरा या फिर डी ऑप्शन है नील तथा चीनी। क्वेश्चन 98 है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 98 है साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, नील तथा सोरा। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन भी कई बार पेपरों में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 आप देख सकते हैं, सिकंदर ए सानी की उपाधि निम्न में से किस सुल्तान की थी। आपके विकल्प है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। जो भी साथी हमारे इस वीडियो से जुड़े हैं और पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे आप इतिहास सेक्शन में जाके इसका जो पहला वीडियो उसे देख सकते हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके वहां पे 70 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किए थे। ये जो सेकेंड पार्ट है इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट किया हुआ है हमने। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 99 है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसकी थी, तो ये उपाधि थी अलाउद्दीन खिलजी ने ले रखे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 देख सकते हैं आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और चर्चित क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से अंततः मुक्ति मिल गई। निम्न में से किस सुल्तान के मृत्यु पर यह कथन आधारित है। आपके विकल्प हैं मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद या फिर डी ऑप्शन है मुबारक सैयद। राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, यह किस शासक के लिए चर्चित वाक्य है।
बिल्कुल, आप देख सकते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 100 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर जो 101 है उसे देख सकते हैं आप, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा या फिर रोपड़ पंजाब। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देख सकते हैं आप साथियों, इसमें पूछा है क्वेश्चन जो 101 है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कालीबंगा। यहाँ पे हरियाणा दिया हुआ है, आपने हम लोग पहले भी हल किया, ये हरियाणा में नहीं है, ये कहाँ पे, राजस्थान में है। बाकी सब तीनों स्थल जो हैं वो सुमेलित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102 देख सकते हैं आप, शिवाजी के समय में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? आपके विकल्प हैं सूबा, बी ऑप्शन है तरफ, सी ऑप्शन है मौजा या फिर डी ऑप्शन है परगना। क्वेश्चन नंबर जो 102 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, उसे मौजा कहा जाता था। ये जो छोटे छोटे गांव थे इन्हें मौजा कहा जाता है, और ये सबसे प्रशासनिक इकाई की सबसे छोटी इकाई थी। क्वेश्चन नंबर 103 देख सकते हैं आप, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज निम्न में से किसने फहराया? मैडम भीकाजी कामा, दादा भाई नौरोजी, राजा महेंद्र प्रताप या फिर डी ऑप्शन है तारकनाथ दास। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी बताएं। क्वेश्चन नंबर जो 103 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को विदेश में फहराया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 आप देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस वर्ष में पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए 1858 ईस्वी, बी है 1813, सी 1833 या फिर डी ऑप्शन है 1823 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर जो 104 है साथियों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो उसकी मोनोपोली थी किस वर्ष में पूरी तरह समाप्त कर दी गई? तो आप ध्यान रखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1833। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि पहले जो 1813 का एक्ट है उसमें भी बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा के, लेकिन चीनी और चाय में छूट दी गई थी, लेकिन इन दोनों को भी समाप्त कर दिया गया 1833 ईस्वी में, यानी पूरी तरीके से उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके विकल्प हैं मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन है हड़प्पा से, सी ऑप्शन है लोथल से या फिर डी ऑप्शन है कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर जो 105 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 106, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? आपके विकल्प है बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बम्बई प्रेसिडेंसी में या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। आपको बताना है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो 106 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, मद्रास और बम्बई दोनों ही प्रेसिडेंसियों में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 107, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 107 आप देख सकते हैं, हक ए सर्ब क्या है? वंशानुगत राजस्व अधिकारियों का कमीशन, सिंचाई पर कर, गरीबों के कल्याण के लिए राज्य की मांग या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर जो 107 है आपसे पूछा गया कि हक ए सर्ब क्या था, तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 107 का आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन बी, ये एक सिंचाई पे कर था जिसे हक ए सर्ब कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 108 देख सकते हैं आप, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? आपके विकल्प हैं पुष्यभूति वंश के, वर्मन वंश के, पाल वंश के या फिर सेन वंश के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस
किन शासकों के द्वारा की गई? तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 108 है, इसका जो आंसर है वो है पाल वंश। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109, नेहरू समिति की रिपोर्ट में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? इसे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि जो नेहरू कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें क्या शामिल नहीं था। आपके विकल्प हैं, भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार कर दिया गया, या फिर डी ऑप्शन है, इसने भारत के लिए संघीय ढांचे का प्रस्ताव किया। आपको इसमें बताना है कि क्या शामिल नहीं था। बिल्कुल आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 109 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, इसने भारत के लिए स्थानीय ढांचे का प्रस्ताव किया। ये इसमें शामिल नहीं था, बाकी जो तीनों चीज़ें हैं वो इसमें शामिल थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? आपके विकल्प है भट्ट स्वामी, बी ऑप्शन है विष्णुगुप्त, सी ऑप्शन है राजशेखर, या फिर डी ऑप्शन है विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर जो 110 है, जो कि आप सभी आंसर सही भी कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 110 है साथियों, उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। ये चाणक्य का अन्य नाम था और इसे कौटिल्य भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 11 कि संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपके विकल्प है लाला हरदयाल, भाई परमानंद, सोहन सिंह भाकना, या फिर रामचंद्र भारद्वाज। ये क्वेश्चन इसी टेस्ट में रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आप निश्चित तौर पे सभी लोग सही आंसर करें इसका। साथियों इस टेस्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से 140 तक जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। हमने आपके लिए इतिहास के महत्वपूर्ण 140 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद फिर अगली जो वीडियो है, जो कि आज ही आपको अगली वीडियो भी मिलेगी, उसमें हम लोग संविधान के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए लाला हरदयाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 देख सकते हैं आपके, निम्न में से महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? आपके विकल्प हैं हसन निज़ामी, उत्बी, फिरदौसी, या फिर डी ऑप्शन है चंदबरदाई। आप देखेंगे कि महमूद गजनवी जो दरबारी इतिहासकार है उनको भी अपने साथ लेकर आया, विद्वानों का वो संरक्षक भी था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112 जो है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, चूँकि महमूद गजनवी से पूछा है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन सी फिरदौसी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। सन 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निम्न में से किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पुनः निर्वाचित हुए? क्वेश्चन नंबर 113 को एक बार ध्यान से आप देखेंगे कि सन 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निम्न में से किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पुनः निर्वाचित हुए थे? आपके विकल्प है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, बी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। आप इस घटनाक्रम को भी समझेंगे कि जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ महात्मा गांधी जी की तरफ से जो उनके प्रतिनिधि थे वो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़े थे। हालांकि इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्ष के लिए पद के लिए चयनित कर लिए गए, लेकिन गांधी जी की नाराज़गी के बाद उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया था। तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 113 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। ये गांधी जी के प्रतिनिधि थे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114। महात्मा गांधी ने अक्टूबर 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए निम्न में से किसे प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना था? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकल्प हैं आपके सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन है विनोबा भावे, या फिर डी ऑप्शन है जेबी कृपलानी। जो प्रथम सत्याग्रही थे, क्वेश्चन नंबर जो 114 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी विनोबा भावे, वो प्रथम सत्याग्रही थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा निम्न में से कौन थी? आपके विकल्प है श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू, या फिर सी ऑप्शन है श्रीमती नीली सेन गुप्ता, या फिर डी ऑप्शन है अरुणा आसफ अली।
आप देखेंगे कि इंट्रेंस एग्ज़ामों में क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया कि एकदम से अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप हर हाल में क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। अगर जहाँ ना आए वहाँ अगर आप विकल्पों पे भी विचार करेंगे तो भी क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुँच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 115 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 116 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। आपके विकल्प है ऑप्शन ए गिरनार, बी ऑप्शन है कंधार, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र या फिर डी ऑप्शन है टोपरा। ये क्वेश्चन भी आज सुबह के टेस्ट सीरीज में था, तो आप इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर जो 116 है साथियों कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर जो 116 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में उसके शिलालेख नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 117 आप देख सकते हैं कि रोलेट एक्ट के विरुद्ध निम्न में से किसने सत्याग्रह सभा गठित की। आपके विकल्प हैं मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, महात्मा गांधी या फिर डी ऑप्शन है मजहर उल हक। क्वेश्चन 117 आप देख सकते हैं कि रोलेट एक्ट के विरुद्ध निम्न में से किसने सत्याग्रह सभा गठित की थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 117 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। इन्होंने इस काले कानून के खिलाफ सत्याग्रह सभा बुलाई थी। क्वेश्चन नंबर 118 देख सकते हैं आप, महाराष्ट्र का निम्न में से वह कौन सा समाज सुधारक था जो लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ। आपके विकल्प हैं आत्मारंग पांडुरंग, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख या फिर डी ऑप्शन है कृष्णा शास्त्री चिपलूडकर। इन चारों विकल्पों पे ध्यान दें और आपको बताना है कि लोकहितवादी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 118 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, गोपाल हरि देशमुख। चूँकि रैपिड टेस्ट चल रहा है, इसमें आंसर आप तेज़ी से ही करते रहें और ये क्वेश्चन आपको याद भी होते जाएंगे। ये क्वेश्चन 119 आप देख सकते हैं कि मुगल काल की पहली पूर्ण संगमरमर से निर्मित इमारत निम्न में से कौन सी है। आपके विकल्प हैं इत्मादुद्दौला का मकबरा, दीवान ए आम या फिर दीवान ए खास या फिर डी ऑप्शन है ताजमहल। क्वेश्चन नंबर जो 119 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है ये मुगल काल की पहले पूर्ण संगमरमर से निर्मित इमारत मानी जाती है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120, सन 1698 ईस्वी में अंग्रेज़ों को बंगाल में 3 जगहों की जमींदारी 1200 रुपये के बदले मिल गई थी। निम्न जगहों में से कौन सी वह जगह नहीं है। आपके विकल्प हैं गोविंदपुर, कलकत्ता, सूतनाती या फिर मुर्शिदाबाद। आप देखेंगे जो 3 विकल्प है गोविंदपुर, कलकत्ता, सूतनाती, ये तीनों स्थल हैं, जबकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है पूछा है कि कौन सी जगह नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन डी, मुर्शिदाबाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121 आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी कंपनी को मैग्ना कार्टा निम्न में से किस मुगल बादशाह ने प्रदान किया था। औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह या फिर फारुखसियर। आपको बताना है कि अंग्रेजी कंपनी को मैग्ना कार्टा निम्न में से किस मुगल बादशाह ने प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर जो 121 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन, ये रहा इसका ऑप्शन डी, फारुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। आपके विकल्प है फारसी, बी है द्रविड़, सी है संस्कृत या फिर डी ऑप्शन है पढ़ी नहीं जा सकी। ये विकल्प के आधार पे क्वेश्चन आसान भी हो जाता है और उम्मीद है कि आप समझ भी पा रहे हो कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो लिपि तो है लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। आपके विकल्प हैं महादेव देसाई, घनश्याम दास बिरला, अमृतलाल ठक्कर या फिर डी ऑप्शन है BR अम्बेडकर।
क्वेश्चन ज़्यादा होने के भी चलते बहुत सारे लोग लाइव चैट से हट जा रहे हैं, तो आप ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ। आपकी परीक्षाओं में आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सके उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर जो 123 से आते हो, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखेंगे आप, ऑप्शन है आपका बी, घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, पित्रा द्यूरा तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किस इमारत में किया गया है? आपके विकल्प है सिकंदरा का मकबरा, दीवान खास, इत्मादुद्दौला का मकबरा, या फिर डी ऑप्शन है मुसम्मन बुर्ज। आपको बताना है कि जो पित्रा ड्यूरा टेक्निक होती है, यानी जो संगमरमर और शीशे के पत्थरों को मिक्स करके रंगीन पत्थरों से जो बिल्डिंग बनाई जाती है उसे हम पित्रा ड्यूरा टेक्निक कहते हैं। और आप ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हम लोग एक पहले क्वेश्चन में किए थे। देखिए, पित्रा ड्यूरा टेक्निक से जो मुगल काल में पहली इमारत बनी है वो है इत्मादुद्दौला का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ बढ़ते हैं कि फारसी त्यौहार नौरोज निम्न में से किस शासक ने मनाना शुरू किया था? आपके विकल्प हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, या फिर डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। आपको बताना है कि नौरोज़ त्यौहार निम्न में से किस शासक ने मनाना शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर जो 125 से ज़्यादा, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, बलबन। इसने खुद को अफरास या वंशज माना था और उन्हीं के जो त्यौहार नौरोज़ होते उसको मनाना इसने शुरू किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 126, दीवान ए कोही या इसे दीवान ए अमीर कोही नाम विभाग की स्थापना निम्न में से किस सुल्तान ने की थी? आपके विकल्प हैं जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। चूँकि संडे को बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम है साथियों, तो हमारा प्रयास है कि आज का दिन और जो कल का दिन है इसमें हम आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा दें, जिससे आपको निश्चित तौर पे यहाँ से कुछ प्रश्न आपको इस एग्ज़ाम में मिल सके। तो आज के पूरे दिन में आप 2-3 वीडियो के लिए तैयार रहेंगे जो कि टेस्ट सीरीज़ आपके लिए होने वाली है। क्वेश्चन नंबर जो 126 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127 आप देख सकते हैं, सन 1934 ईस्वी में पटना में कांग्रेस सोशलिस्टों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? आपके विकल्प हैं आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, या फिर डी ऑप्शन है अच्युत पटवर्धन। आपको बताना है कि 1934 में पटना में कांग्रेस सोशलिस्टों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किसने किया था? क्वेश्चन नंबर जो 127 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 देख सकते हैं आप, सम्मति व अध्यादेश 1891 निम्न में से किसके सदप्रयासों से पारित किया गया? आपके विकल्प है दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली, बहराम जी एम मालाबारी, या फिर डी ऑप्शन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर जो 128 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, बहराम जी एम मालाबारी। अब ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। 129 नंबर क्वेश्चन जो कि चर्चित क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताएं। तुर्कान ए चहलगामी यानी 40 गुलामों का दल को निम्न में से किस सुल्तान ने संगठित किया था? आपके विकल्प हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, या फिर डी ऑप्शन है जलालुद्दीन। इसमें भी मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 129 में भी कई लोग कोई बी ऑप्शन करेगा, कोई सी ऑप्शन करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 129 से साथियों पूछा कि तुर्कान ए चहलगानी यानी 40 गुलामों के दल को किसने बनाया? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इसने इसको स्थापित किया था, परंतु इन 40 गुलामों के दल को समाप्त किसने किया? तो वो किया था किसने? बलबन ने। आप ध्यान रखेंगे 40 गुलामों से 2 लोगों के नाम है, इल्तुतमिश और बलबन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 130 आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि निम्न में से कौन सा क्रम विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है? आपके विकल्प जो हैं आप देख सकते हैं। आपको बताना है कि संगम वंश में जो 4 वंश है विजयनगर में, उनको बताना है। पहला विकल्प है, आप विकल्पों को देख सकते हैं, यहाँ पे मैं 4 विकल्प पहले आपको कर दे रहा हूँ, जूम कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इन चारों में आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य में उनके वंश का क्रम क्या है।
क्वेश्चन नंबर 130 जो था आपसे कि विजयनगर शासकों का क्रम क्या है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, संग सल्लू तू आ, इसे बोला जाता है संग सल्लू तू आ, यानी संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश, इसके बाद है अराविडु वंश। ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 131 देख सकते हैं आप कि केरल में वैकोम सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपके विकल्प हैं निम्न जातियों यानी अवर्णों के लिए मंदिरों के द्वार उन्मुक्त करवाना, मंदिर की सेवा के लिए देवदासियों की दीक्षा पर रोक, अस्पृश्यता निवारण के लिए, या फिर डी ऑप्शन है मंदिर के मठाधीशों पर गैर ब्राह्मणों को पुजारियों के रूप में नियुक्त करने के लिए दबाव डालना। आप चारों विकल्पों को देख सकते हैं और इसके बाद अपने अपने क्वेश्चन के इसके आंसर बता सकते हैं। साथियों आज की टेस्ट सीरीज में 140 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग जाएंगे, 70 से 140 तक। अब अंतिम 10 क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुए तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 131 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, निम्न जातियों के लिए मंदिरों के द्वार उन्मुक्त करवाना। इसके लिए ही आप देखेंगे केरल में वैकोम सत्याग्रह चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 132 देख सकते हैं हम कि सन 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी। ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिलता है। आपके विकल्प हैं लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, श्रीमती एनी बेसेंट, या फिर डी ऑप्शन है NM जोशी। क्वेश्चन नंबर जो 132 से ज़्यादा इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। आप ध्यान रखेंगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन को एटक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 133 के निम्न में से किसे आधुनिक ऋषि कहकर संबोधित किया जाता है। आपके विकल्प हैं विवेकानंद, बी ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, सी ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे, या फिर डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर जो 133 है साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रानाडे। इन्हें MG रानाडे को आधुनिक ऋषि भी कहकर संबोधित किया जाता था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 134 देख सकते हैं आपकी विजयनगर प्रशासन में आयंगार व्यवस्था किससे संबंधित थी। केंद्रीय प्रशासन से, प्रांतीय प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से, या फिर डी ऑप्शन है सैन्य प्रशासन से। क्वेश्चन नंबर जो 134 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्थानीय प्रशासन। जो लोकल गवर्नेंस थी उसे ही हम आयंगार व्यवस्था के नाम से जानते थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 135 देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। आपके विकल्प है कौड़ी, ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन है दीनार, सी ऑप्शन है पड़, या फिर डी ऑप्शन है निस्क। क्वेश्चन नंबर जो 135 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी दीनार। ये गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी। क्वेश्चन 136 देख सकते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद निम्न में से किस सुल्तान ने बनवाई थी। आपके विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी है अलाउद्दीन खिलजी, या फिर डी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन 136 जो है इसका जो आंसर है आप सभी को पता हो कि 2.5 दिनों के अंदर ये मस्जिद बना के तैयार कर दी गई थी। जब अजमेर के दरगाह पे आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब वहाँ पे गए थे तो वहीं पे 2.5 दिन झोपड़ा का निर्माण किया गया था। अतः क्वेश्चन नंबर 136 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 137 कि गुप्तोत्तर काल में भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था। आपके विकल्प है भूमि पर उत्पादित फसलों के आधार पर, सिंचित व असिंचित भूमि के आधार पर, कृषि योग्य भूमि व बंजर भूमि के आधार पर, या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि गुप्तोत्तर काल में भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 137 है इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 138, किसने सहिष्णुता उदार के त्रिविध
आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? आपके विकल्प है अशोक ने, अकबर ने, रणजीत सिंह ने या फिर शिवाजी ने। आपको बताने कि किस शासक ने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 138 जो है साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन है अशोक। अशोक ने ही इस राजधर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 139 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आज की टेस्ट सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी जो हिस्ट्री के हमने 140 क्वेश्चन हल करने थे उसमें से 139 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टदिग्गज से तात्पर्य क्या है? 8 वीर योद्धाओं से, 8 विद्वान गुरुओं से, 8 वीर घोड़ों से या फिर 8 तेलुगु कवियों से? आप देखेंगे राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे और उन्हीं के बारे में आपको बताना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 139 है साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, 8 तेलुगु कवियों से। आप देखेंगे कि जो अष्टदिग्गज थे वो विद्वान और ये 8 जो थे वो तेलुगु भाषा के कवि थे। आज की टेस्ट सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे? आपके विकल्प है दसवंत, बी ऑप्शन है बसावन एवं महेश दास, सी ऑप्शन है ख्वाजा अब्दुल समद या फिर डी ऑप्शन है ये सभी। आपको बताना है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से कौन थे? क्वेश्चन नंबर जो 140 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी ये सभी। ये जितने भी थे दसवंत, बसावन या फिर ख्वाजा अब्दुल समद, महेश, ये सभी जो चित्रकार थे वो अकबर के दरबार से संबंधित थे। यानी क्वेश्चन नंबर 140 का जो आंसर है वह है ऑप्शन आपका डी। तो साथियों ये इतिहास के जो महत्वपूर्ण 140 प्रश्न की टेस्ट सीरीज जो हमने आज ही कंप्लीट की हैं 2 वीडियो में। पहला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और ये उसका दूसरा वीडियो रहा। आपको हमारा ये टेस्ट सीरीज और ये क्वेश्चन की जो श्रृंखला थी आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके ये अंतिम 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ आप कोई और नया टॉपिक चाहते हैं या आपको जो भी सजेशन है आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताते रहें। ठीक है साथियों, तो अभी एक बार मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चलते चलते एक बार ज़रूर इस वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे और भी स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़ सकें। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते साथियों। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और ध्यान रखें आज ही हम लोग अगली भी वीडियो करने वाले हैं, तो आप नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।